हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, हम स्टूडेंट्स का क्या, जिस दिन हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन ही हमारी क्या होगी, रियल वाली दीपावली होगी। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, प्रौद्योगिकी को। प्रौद्योगिकी होता क्या है? प्रौद्योगिकी जो है कि जैसे कि पुराने समय में क्या था कि जब हमें कोई लंबी दूरी तय करनी होती थी, जब हम यात्रा पर जाते थे, तो उससे क्या है कि हमें हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता था। पर आज के टाइम पर क्या है कि हमारे पास इतने सारे साधन उपलब्ध हैं कि हम आसानी से क्या है कि उस दूरी को तय कर सकते हैं। ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया? सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव पाया है। इसी तरीके से किसमें है, कृषि में पुराने समय में बैलों से और उससे हल से खेती की जाती थी, जिससे क्या है कि बहुत समय लग जाता था, पर उत्पादन क्या है उतना नहीं हो पाता था जितनी की आज उसकी जरूरत है। ठीक है, उत्पादन नहीं हो पाता था। तो क्या है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कृषि के क्षेत्र को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है, जिससे क्या है कि आज ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम लोग खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं और बहुत कम समय लगता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्या है खेती करने के लिए उपकरण आज के समय में हमारे पास संभव हो सके हैं। ठीक, किसके द्वारा? साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को तो पता कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, अब ये क्या होती है? ये होती है कि तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, जंतुओं और पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों में होने वाली क्रियाओं के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण करने वाली जो तकनीकी होती है, उसको बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या है इसका मतलब? जैसे कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन कौन आएगा? वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा। ठीक, और जो हमारी क्या है, एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो इनसे क्या है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स प्राप्त करने हैं जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो। अनुपयोगी नहीं, उपयोगी। जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो जो ये टेक्निक होती है, जो ये तकनीकी है, वो ही क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। मतलब आपने सुना है कि वायरस जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, वो मानव के लिए क्या है, हार्मफुल है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मानव के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनके लिए लाभदायक होते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, ये सब किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। सिरके का बनना, ये भी बैक्टीरिया के कारण। तो ये मानव के लिए लाभदायक है। पर कुछ बैक्टीरिया मानव के लिए लाभदायक है, सब लाभदायक नहीं होते हैं। तो जो ये हार्मफुल चीजें हैं, इनसे भी ऐसे एलिमेंट्स प्राप्त करने हैं जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो इस तकनीक को ही क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे अब हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जो बिल्कुल हिपेरिन के जैसा काम करता है। हिपेरिन का काम क्या होता है? हिपेरिन का काम होता है कि ब्लड वेसल्स में रुधिर को जमने नहीं देता है। ब्लड वेसल्स में क्या है, रुधिर को जमने नहीं देता, जिससे रुधिर का फ्लो क्या है, आराम से चलता रहता है और हमारी पूरी बॉडी पे क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। उसी का तरीके का काम किसका है, हिरुडीन का है, जो कि हमको लीच से, जोंक से प्राप्त होता है। आजकल क्या है कि जो हमारा मेडिकल चिकित्सा का क्षेत्र है, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो जब इसका यूज ज्यादा किया जा रहा है, इसकी मांग क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर इसका प्रोडक्शन क्या था, कम था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो हमारे जोंक थी, जो हमारी लीच थी, इसमें से जो हिरुडीन का प्रोडक्शन करने वाला जीन था उसको आइसोलेट किया। फिर उस जीन को इस ब्रेसिका नेपस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ कि हमें ब्रेसिका नेपस प्लांट से भी हिरुडीन प्राप्त होने लगी। जिससे क्या हुआ कि इस जो हमारा ब्रेसिका नेपस प्लांट है, इससे भी हिरुडीन प्राप्त होने लगी और हमारे हिरुडीन का क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। जिससे क्या, लोगों की मांगे भी पूरी हो गई और जो हमारी, तो ये किसकी सब हेल्प से हो रहा है, ये सब विज्ञान की और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ। ठीक, अब क्या हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग फाइबर्ड स्पाइडर वेब एंड गोट। ठीक,
तो मतलब क्या है कि जो हमारी स्पाइडर मीन्स क्या होती है, मकड़ी, मकड़ी में क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फाइबर पाया जाता है। तो इस स्ट्रॉन्ग फाइबर की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसका प्रोडक्शन क्या है वो इतना ज्यादा हो नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो हमारी मकड़ी थी, मकड़ी में जो ये स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाने वाले जो जीन होते हैं उनको क्या किया, आइसोलेट किया, उनको मकड़ी से बाहर निकाला। फिर उनको किसमें, मिल्क देने वाली जो गोट थी, जो दूध देने वाली क्या थी, बकरी थी, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो ये बकरी थी, बकरी की पूरी बॉडी से हमको स्ट्रॉन्ग फाइबर प्राप्त होने लगे। और जो बकरी से क्या है कि दूध प्राप्त हुआ, जो मिल्क प्राप्त हुआ, उस दूध से भी हमको क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबर प्राप्त होने लगे। जिससे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग फाइबर्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत हाई लेवल पर चला गया। जिससे क्या हुआ कि लोगों की मांगे क्या है कि इजीली पूरी हो गई। और ठीक, तो ये सब जो संभव हुआ वो सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से संभव। आज जो कुछ भी हमारे सामने मॉडर्न युग दिख रहा है, नई नई चीजें दिख रही हैं, ये सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही संभव हो पाया है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इंसुलिन हार्मोन। आज के समय पे 90 जो हमारी जनसंख्या है उसका 98% लोग जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है। उन सबको किसकी जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत है। अब कितने, और जो पुराने समय में जो इंसुलिन थी वो काऊ से और पीआईजी के पैंक्रियास से प्राप्त होती थी। जब हम क्या करते थे, काऊ और पीआईजी का क्या करते थे, उनको जब मार देते थे तभी हमको इनसे इंसुलिन प्राप्त होती थी उनके पैंक्रियास से। और उस इंसुलिन का यूज क्या है कि डायबिटीज के पेशेंट करते थे। पर आज के समय में डायबिटीज के पेशेंट इतने ज्यादा हो गए हैं, तो क्या हम इतनी सारी काऊ और इतने सारे पीआईजी को क्या जान से हाथ धोना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो ये काऊ और पीआईजी में जो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करने वाले जीन थे उनको निकाला और ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। जिससे क्या हुआ कि हमें ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन हार्मोन की प्राप्ति होने लगी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बढ़ गया और लोगों की मांगे भी क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो पहला ऑप्शन है बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, अम्फलोरा और भिंडी। ठीक, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा भिंडी। क्योंकि अभी भिंडी का टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अभी भिंडी में टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं किया गया, पर जो कॉटन है, राइस है, अम्फलोरा है, इन सब में टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी, आजकल तो बीटी पोटैटो भी आ रहे हैं, बीटी टोमेटो, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका, ये इन सब में किसका टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, पर आज भिंडी पर टेक्नोलॉजी का यूज अभी नहीं किया गया है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब हमारा कौन है, अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है। अस्पताल के किस विभाग में, पैथोलॉजी में, शल्य चिकित्सा के विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में, किसमें कैथ लैब होती है, किस विभाग में, तो वो हो जाएगी कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक, कार्डियो, तो हम लोग इसको लर्न कैसे करेंगे, कैथ लैब बोलेंगे, कैथ लैब का से कैथ, उसी से ही कार्डियोलॉजी हो जाएगी। ठीक, तो कैथ लैब किस विभाग में होती है, कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक, इसके बाद में सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है किनका, अल्ट्रासाउंड तरंगों का, एक्स रेज का, गामा रेज का, कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सिटी रेज में एक्स, जो हमारा सिटी स्कैनिंग होता है इसमें एक्स रेज का यूज किया जाता है। ठीक, किसका यूज किया जाता है, एक्स रेज का। और जो हमारी सिटी स्कैनिंग है, जो हमारा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखो लिखा है, सिटी स्कैनिंग का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और सिटी स्कैन का यूज क्या है, इसका उपयोग क्या करते हैं, तो सिटी स्कैन के द्वारा क्या है कि जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं उनकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। ठीक, उनको देखा जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो रोग होते हैं उनका पता लगाया जाता है। पहले हमारे अंदरूनी अंगों को क्या है कि सिटी स्कैन के द्वारा देखा जाता है और उसमें क्या रोग है इन सब का पता लगाया जाता है। तो और उसमें रेज का, कौन सी रेज का यूज करते हैं, एक्स रेज का। इसके बाद में सोनार का पूरा नाम क्या है, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग किसका पूरा नाम है, सोनार का पूरा नाम है। इसके बाद में क्या है कि कच्चे खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे किया जाता है। कच्चे खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण, तनु, जो तनु का मतलब
होता है पतला, पतला आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, तनु आयोडीन विलयन से किया जाता है। ठीक, आप लोग इसका प्रयोग जो है वो घर पर भी कर सकते हैं। क्या है कि कच्चा आलू लीजिए, आलू में क्या करना है कि नमक को डालना है, अगर उसमें क्या करना है, जो अच्छा नमक हो आयोडीन वाला उसको क्या करना है, डालना है, फिर उस आलू को क्या कर देना, थोड़ी देर के लिए रख देना है। अगर आलू कैसा हो जाए, नीला हो जाए या काले रंग का हो जाए, कैसा, ब्लैक हो जाए या ब्लू हो जाए, तो आप समझ जाना कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, तो स्टार्च की उपस्थिति कैसे करते हैं, तनु आयोडीन विलयन से। कैसा कलर कैसा आना चाहिए, या तो ब्लैक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या तो आलू का ब्लैक हो जाना चाहिए या आलू का ब्लू, इन दो कलर में से कोई एक कलर आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि इस पदार्थ में स्टार्च उपस्थित है। ठीक, इसके बाद में क्या है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में किस तरंग का यूज किया जाता है। ठीक, तो अल्ट्रासाउंड होता क्या है, पहले हमें यही पता होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो क्या होता है कि एक उसका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें क्या है कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी शिशु के स्वास्थ्य की जो जानकारी होती है कि टाइम के हिसाब से शिशु का वेट कितना है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका जो हाइट है वो कितनी है, इन सब का जो पता लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, और इसमें किन तरंग का यूज किया जाता है, वो तरंगे होती है पराश्रव्य तरंगे। कौन सी होती है, पराश्रव्य तरंगे होती है। और ठीक है, और इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से भी अधिक होती है। ठीक, इसके बाद सिटी स्कैन का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तारापुर है। ठीक है, कौन सा है, तारापुर है, और उपस्थित कहाँ है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में। ठीक, उपस्थित कहाँ है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के द्वारा क्या है कि हम पृथ्वी के किसी भी स्थान में हो, पृथ्वी के हम किसी भी स्थान में हो, हमारी लोकेशन का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, जीपीएस के द्वारा। ठीक, इसके बाद में क्या है कि 98 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत में एक परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1998 में। ठीक, या हमसे पूछ सकता है कि जो 1998 में भारत द्वारा किया गया जो परमाणु परीक्षण था वो किस जगह पर किया गया था, तो हम क्या बताएंगे, पोखरण में किया गया था। ठीक है, कब, 98 में। इसके बाद में जो ये परमाणु शक्ति है इसका कोड क्या था, इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। आप लोग ये बता सकते हैं कि भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उसका कोड क्या था। भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उस परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, ये पूछा जाए तो हम क्या आंसर देंगे, हम आंसर देंगे कि भारत में जो सबसे पहला परमाणु परीक्षण था वो इंदिरा गांधी जब हमारी थी उनके टाइम पर किया गया था। कब, 1974 में। और जो उसका कोड था, जो पहले परमाणु परीक्षण का कोड था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। इंदिरा गांधी के टाइम पर किया गया था, 1974 में किया गया था। और ये कब हुआ था, 1998 में हुआ था। और जो पहला वाला था वो 1974 में हुआ था, कोड स्माइलिंग बुद्धा। और इसका कोड क्या है, ऑपरेशन शक्ति। ठीक, इसके बाद में क्या है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई, विक्रम साराभाई के द्वारा 1947 में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई और किसके द्वारा की गई, तो 1947 में स्थापित की गई, विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी दीपावली। थैंक यू।